हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और जैसे कि स्टैटिक जीके में आपके शास्त्रीय नृत्य हमने करा दिए हैं और आपके लोक नृत्य, जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, उनको हमने करा दिया है। ठीक है, आज बात करेंगे हम भारत के महत्वपूर्ण मेलों की। जो मेला हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। मेला बहुत से लगते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मेला हैं, जिनसे सवाल बने हैं, जो फेमस हैं भारत में, जो बड़े बड़े हैं, तो आज हम उन बड़े महत्वपूर्ण मेलों की बात करेंगे और इसका यही पार्ट रहेगा। इसी में सभी महत्वपूर्ण मेलाओं को आपके लिए करवा दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला मेला है आपका सोनपुर मेला। पहला मेला है सोनपुर मेला, और जो सोनपुर मेला है वो लगता है बिहार में। जो सोनपुर मेला है वो लगता है बिहार में। सोनपुर एक शहर का नाम है, बिहार का एक शहर है सोनपुर, उसी के नाम पर इस मेला का नाम रखा गया है। तो सोनपुर मेला गंगा और गंगा नदी में, जब गंडक नदी मिलती है, तो जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उसको संगम कहते हैं। तो गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर स्थित है और वहीं ये मेला लगता है। ये मेला सामान्यतः नवंबर में लगता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सबसे शुभ दिन इसके लिए इसी को माना गया है। तो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा का दिन है, सबसे ज़्यादा माना जाता है कि इस मेला के लिए यह दिन सबसे ज़्यादा शुभ है। तो गंगा प्लस गंडक के संगम पर ये मेला लगता है सोनपुर का। और इसकी एक खासियत है, ये हाथी और मवेशियों के व्यापार के लिए फेमस है। ये हाथी और मवेशियों के व्यापार के लिए फेमस है। मवेशी कहते हैं गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं। जहाँ मतलब पशुओं का व्यापार हो, पशुओं को मवेशी कहा जाता है। जहाँ पशुओं का व्यापार हो उसे मवेशी। तो हाथी और मवेशियों के व्यापार के लिए फेमस है और ये प्राचीन भारत से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको एक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनमें लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी और घोड़े यहीं से खरीदे थे, इसी मेले से। तो ये बहुत पुराना प्राचीन मेला है, बहुत पुराने समय का मेला है ये। तो सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, गंगा प्लस गंडक के संगम पर लगता है और नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सबसे शुभ माना जाता है। और ये हाथियों के व्यापार के लिए फेमस है। ये हाथियों के व्यापार के लिए फेमस है और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से हाथी और घोड़े अपने लिए खरीदे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है चित्र विचित्र मेला। चित्र विचित्र मेला गुजरात का है। चित्र विचित्र मेला गुजरात का है, ये गुजरात में लगता है। और ये एक जनजातीय मेला है, जो भील और गरसिया जनजाति इसको मनाते हैं, लगाते हैं। भील और गरसिया जनजाति समुदाय इस मेला को लगाते हैं और अपनी संस्कृति जो होती है उसका ये प्रदर्शन करते हैं। संस्कृति जैसे उनका एक पहनावा, उनका खान पान और उनकी जो हाथ से बनाए हुए कुछ वस्तुएं, हाथ से कुछ डेकोरेटेड वस्तुएं, कुछ बांस की, कोई बांस में से कुछ बना दे, बांस के डंडे में से, या कोई टोकरी बना दे, या कोई स्वेटर वगैरह बना दे हाथ से। तो ये जो हस्तशिल्प जो सामान होते हैं, ये संस्कृति का ही प्रदर्शक होते हैं। तो ये भील और गरसिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये संस्कृति का प्रदर्शक है। और होली के बाद की जो अमावस्या होती है, होली के बाद जो अमावस्या आती है, उस दिन ये अपने पूर्वजों का शोक मनाते हैं। होली के बाद की अमावस्या को ये अपने पूर्वजों का शोक मनाते हैं और उसके अगले ही दिन से इस मेला की शुरुआत मानी जाती है। तो जो प्रथम जो होता है, अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आती है, प्रथम, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, ऐसे। तो प्रथमा जो होती है, पहला दिन, अमावस्या की जस्ट बाद वाला दिन, उस दिन से इस मेला की शुरुआत मानी जाती है। तो चित्र विचित्र जो मेला है गुजरात में लगता है। भील और गरसिया जनजाति द्वारा इसको लगाया जाता है और होली के बाद जो अमावस्या आती है उसको ये लोग अपने पूर्वजों का शोक प्रकट करते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे अब
कि भील जनजाति और गरसिया जनजाति गुजरात में मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शामलाजी मेला। शामलाजी जो मेला है ये भी गुजरात में लगता है और माना जाता है कि जो शामलाजी हैं ये भगवान विष्णु के अवतार थे। जो शामलाजी हैं ये भगवान विष्णु के अवतार थे। ये गुजरात में लगता है मेला और ये विष्णु के अवतार के रूप में इनको माना जाता है। ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है और ये भी भील जनजाति द्वारा इसको लगाया जाता है। और जो भील हैं वो इस दिन मेसबू नदी में स्नान करते हैं और फिर मेसबू नदी में स्नान करने के बाद शामलाजी महाराज के ये दर्शन करते हैं। तो एक और बात आती है यहाँ कि मेसबू नदी कहाँ मिलती है, तो गुजरात में। मेसबू नदी कहाँ मिलती है, गुजरात में मिलती है। और शामलाजी का संबंध किससे है, तो ये भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु के अवतार हैं ये। और भीलों के भी आप कह सकते हैं, जो भील समुदाय है उसके लिए ये एक पवित्र देवता के रूप में माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला फेमस है राजस्थान में और ये बेसिकली ऊँटों के लिए फेमस है। ये ऊँट प्लस मवेशी इसमें भी आते हैं। मवेशी सोनपुर वाला जो था उसमें भी व्यापार होता है मवेशियों का, लेकिन ये फेमस है ऊँटों के लिए। ये फेमस है पुष्कर मेला ऊँटों के लिए। पुष्कर झील भी है राजस्थान में, पुष्कर शहर भी है राजस्थान में। और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में। और आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। आप भगवान शिव को पूजते हैं, आप भगवान विष्णु को पूजते हैं, विष्णु के अवतारों को पूजते हैं, शिव के अवतारों को पूजते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा आप कभी नहीं करते। कारण ये है कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह कर लिया था, तो इस वजह से उनको पूजा नहीं जाता। ये कारण रहा है उनके लिए कि एक पिता अपनी पुत्री से ही शादी कर ले। कहा जाता है कथाओं की, जो हमारी जो कहानियाँ हैं, धार्मिक कथाएं जो हैं, उनके अनुसार बताया जाता है कि ब्रह्मा ने जो सरस्वती थी उनको अपनी नाभि में से पैदा किया कमल के फूल पर, और वो इतनी सुंदर थीं कि वो स्वयं ही अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे और उन्होंने सरस्वती से शादी कर ली। तो इस वजह से उनको नहीं पूजा जाता। एक और कहानी है कि ब्रह्मा जी के आपको दिखाए जाते हैं कि 4 सिर थे, लेकिन उस समय 5 सिर हुआ करते थे। एक सिर ऊपर हुआ करता था। जो गलत जो विचार हैं वो उस 5वें सिर में आते थे। तो जो सरस्वती से जो शादी करने का विचार आया था वो आया था ब्रह्मा के 5वें सिर में। सरस्वती से शादी की। उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। जब भगवान शिव की तपस्या खुली, उनको पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर उस 5वें सिर को काट दिया था ब्रह्मा के को, कि आज से आप कभी गलत विचार आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो गलत विचार सोचने वाला जो सिर था उसको ही अलग कर दिया। तो ये भी एक हमारी धार्मिक कहानियाँ हैं। तो जो पुष्कर मेला है जो राजस्थान में लगता है ये, और ये ऊँटों के व्यापार के लिए फेमस है, मवेशियों के व्यापार के लिए फेमस है। और पुष्कर जो मेला है पुष्कर शहर में लगता है और पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। और ये ऊँटों के लिए फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ ऊँटों की दौड़ होती है, ऊँटों का नृत्य दिखाया जाता है, ऊँटों की सवारी की जाती है। जैसे ऊँटों को सजाया जाता है सवारी के लिए, ऊँटों को सजाया जाएगा, फिर जो पर्यटन जो जाते हैं देखने के लिए उनसे मुनाफा लिया जाता है कि जो थोड़ा अच्छा सजा हुआ डेकोरेट ऊँट है वो पैसे ज़्यादा मांगता है कि मैं 100 रुपये लूँगा घुमाने के। उससे ज़्यादा बेहतर है वो कहेगा कि मैं 120 लूँगा घुमाने के। तो वही बात है, जिसकी चमक ज़्यादा होगी, जिस पर चमक ज़्यादा होगी, उसका पैसा घुमाने का ज़्यादा होगा। और एक पुरुष प्रतियोगिता के लिए भी फेमस है ये। पुरुषों में ये पगड़ी बांधने की जो प्रतियोगिता है वहाँ होती है, कौन सबसे अच्छी पगड़ी बांधेगा। और मूँछों की प्रतियोगिता होती है इसमें। पुष्कर मेला में 2 मानवों की प्रतियोगिताएं हैं, एक मूँछों की प्रतियोगिता और एक पगड़ी की प्रतियोगिता भी फेमस है यहाँ की, कि किसकी मूँछ ज़्यादा अच्छी हैं।
उसकी भी प्रतियोगिता, और कौन पगड़ी अच्छी बांधता है उसकी भी प्रतियोगिता इस मेला में होती है। तो पुष्कर मेला राजस्थान ऊंट और मवेशियों के व्यापार के लिए फेमस है। ऊंट दौड़ नृत्य सवारी के लिए इनके कार्यक्रम चलाए जाते हैं वहाँ, और पुरुषों की मूंछों की प्रतियोगिता होती है और पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक है मरुस्थल मेला। मरुस्थल मेला वही राजस्थान के जैसलमेर में लगता है। जैसलमेर राजस्थान का एक जिला, और फरवरी माह में लगता है ये मेला, और ये भी अपनी आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है। ये भी अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करता है। वही कौन टोकरी अच्छी बना रहा है, और कौन बांस के खिलौने अच्छे बना रहा है, कौन लकड़ी के बर्तन लकड़ी के खिलौने कौन अच्छे बना रहा है, मिट्टी के बर्तन कौन अच्छे बना रहा है। आपने देखे होंगे मिट्टी के बर्तन आपको मिलते हैं मेलों में तरह तरह के। वही होता है आपकी कला संस्कृति। आपका पहनावा कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप अपने इष्ट को कैसे पूजते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे आप नृत्य करते हैं, ये सब ही कला संस्कृति का भाग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है कोलायत या कपिल मुनि मेला। इसको कोलायत मेला या कपिल मुनि मेला के नाम से जाना जाता है। ये भी बीकानेर में लगता है। बीकानेर वही राजस्थान, बीकानेर एक जिला है राजस्थान का, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन लगता है, और कोलायत झील में लोग स्नान करते हैं। कोलायत झील में लोग इस दिन स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। वही संस्कृति का मतलब वही कला संस्कृति से है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है कि कोलायत झील कहाँ है, तो बीकानेर में है, राजस्थान में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है सूरजकुंड शिल्प। सूरजकुंड शिल्प मेला, और सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में है। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में है, और ये फरवरी माह में लगता है। ये शिल्प कला के लिए फेमस है। यहाँ शिल्प कला का प्रदर्शन होता है। शिल्प कला का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट, वही हाथ से बनी वस्तुओं के लिए, कि मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई बुनाई और मूर्तियाँ, और लकड़ी का जो फर्नीचर होता है, तरह तरह की कुर्सियाँ, बनावटी, इस तरह की वस्तुएं यहाँ आती हैं। फिर आगे का है गंगा सागर। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में जनवरी फरवरी माह के दिन ये लगता है, और जनवरी फरवरी माह में भी 14 जनवरी का दिन बहुत शुभ माना जाता है, मकर संक्रांति वाला। और ये अब फेमस है नागा साधुओं के लिए। ये फेमस है नागा साधुओं के लिए। ये अपनी जो नागा साधु उन्हें कहते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो नागा साधु कहलाते हैं। तो ये हिंदू धर्म के नागा साधुओं के लिए फेमस है, और ये हुगली के मुहाने पर लगता है। आप यदि ज्योग्राफी की क्लास ले रहे होंगे तो हमने इस गंगा सागर द्वीप को पढ़ाया है कि न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के किनारे पर हैं, ये बताया है आपको। तो हुगली नदी के मुहाने पर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का है गोवा कार्निवाल। गोवा कार्निवाल, तो गोवा कार्निवाल तो गोवा में ही है, सिंपल सा है। और ध्यान रखेंगे ये अपने भंडारे के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला जब लगता है तो यहाँ बहुत ढेर सारे भंडारे होते हैं, और पुर्तगाली ने इसे शुरू किया था। जो पुर्तगाली आए थे भारत में, तो गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस मेला को शुरू किया। तो ये भारत के सबसे बड़े भंडारे वाले मेलाओं में से एक है। ये भारत के सबसे बड़े भंडारे वाले मेलाओं में से एक है, जहाँ लंगर लगते हैं, दावतें जो होती हैं। तो आइए एक बार मैं इनको रिकॉल किए देता हूँ। सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, गंगा प्लस गंडक नदी के संगम पर लगता है। नवंबर माह की कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को शुभ माना जाता है। मेला बेसिकली बहुत दिन चलता है, 2-3 हफ्ते। हाथी और मवेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से हाथी और घोड़ों को खरीदा था। फिर है चित्र विचित्र। चित्र विचित्र गुजरात में लगता है। भील और गरसिया जनजाति इसको लगाती हैं, और ये संस्कृति का प्रदर्शक है। और होली के बाद की अमावस्या को लोग यहाँ अपने पूर्वजों के लिए शोक मनाते हैं, और उसी के अगले दिन से यह मेला शुरू हो जाता है। आगे का है शामलाजी। शामलाजी भी गुजरात में लगता है, और ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं।
ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। और भील जनजाति मेसबो नदी में स्नान करके शामलाजी भगवान के दर्शन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान में ऊँट और मवेशियों की व्यापार के लिए फेमस। और ऊँटों में यहाँ दौड़ होती है, ऊँटों का नृत्य होता है, ऊँटों की सवारी की जाती है, ऊँटों को सजाया जाता है और ऊँटों की ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। और मानवों में यहाँ पुरुषों में मूंछ प्रतियोगिताएं होती हैं और पगड़ी प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं। और पुष्कर को आप थोड़ा ब्रह्मा जी से भी जोड़कर देख सकते हैं कि पूरे भारत में यहाँ एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा का जो पुष्कर में है। ठीक है, हमने बता ही दिया है कि इनकी पूजा क्यों नहीं होती। आगे का है मरुस्थल। तो मरुस्थल जैसलमेर में फरवरी माह में, और कला संस्कृति का ये भी प्रदर्शक है। कोलायत या कपिल मुनि मेला बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में लोग स्नान करते हैं और उसके बाद इस मेला को शुरू कर दिया जाता है। ये भी अपनी संस्कृति प्रदर्शन के लिए विख्यात है। आगे का है सूरजकुंड शिल्प मेला। ये हरियाणा में लगता है और ये भी लगता है फरीदाबाद के पास। हरियाणा में फरीदाबाद के पास एक स्थान है, वहाँ लगता है ये सूरजकुंड शिल्प मेला। और ये भी शिल्पकला के लिए फेमस है। ये भी शिल्पकला के लिए फेमस है। इसमें मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई बुनाई, फर्नीचर आदि को लोग बनाकर लाते हैं और अपना सेल करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, हरियाणा में ये लगता है। आगे का है गंगा सागर। गंगा सागर वही पश्चिम बंगाल, और जनवरी फरवरी माह में लगता है ये। और यहाँ नागा साधु बहुत ढेर सारी संख्या में आते हैं। नागा साधुओं की पहचान के लिए जाना जाता है और ये हुली नदी के मुहाने पर है। तो गंगा सागर वही द्वीप है जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर बताया था हमने एक बार आपको। और आगे का है गोवा कार्निवाल। गोवा कार्निवाल गोवा में अपने भंडारे के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसको पुर्तगालियों द्वारा भारत में शुरू किया गया था। तो जो महत्वपूर्ण जो मेला हैं भारत के, ये महत्वपूर्ण 9 मेला हमने करा दिए हैं। एक मेला और बचा है आपका कुंभ का मेला। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसको अभी क्लियर करा देते हैं। सॉरी। कुंभ के मेले में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कुंभ तो भारत का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ से बड़ा फिर कोई, विश्व का सबसे बड़ा है। धर्म के मामले में देखा जाए तो कुंभ धार्मिक दृष्टि से तो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यह धार्मिक मामले में आप देखें तो कुंभ सबसे बड़ा है। कुंभ में क्या मिलेगा आपको? सबसे ज़्यादा मिलेंगे साधु। कुंभ में कौन मिलते हैं? साधु। और आप ये नोट्स बना रहे हैं या नहीं? भाई नोट्स बनाते चलिए आप, और क्लास को अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें भी आपका सहयोग मिले। और हमने रोजगार 100% के नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बना दिया है, और उस ग्रुप की जो लिंक है वो आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। तो आप ग्रुप को ही ज्वाइन कीजिए, और ग्रुप पर 1-2 दिन में आपके ढेर सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो उन क्वेश्चनों को अब टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया जाया करेगा, जिनको आप हल करेंगे, पता चलेगा कौन कितना वोट कर रहा है, किसका आंसर सही जा रहा है। तो आइए अब पढ़ते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला, पहले तो कुंभ के मेले में एक बात ध्यान रखेंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंच है। धार्मिक मंच या सम्मेलन है। सम्मेलन है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंच या सम्मेलन है। भारत में जो कुंभ लगता है वो 4 स्थानों पर लगता है। भारत में जो कुंभ लगता है वो 4 स्थानों पर लगता है। लेते हैं हरिद्वार, दूसरा इलाहाबाद,
तीसरा उज्जैन और चौथा है नासिक। नासिक। तो हरिद्वार में जो कुंभ लगता है ये लगता है गंगा नदी के किनारे, ध्यान रखेंगे आप। और इलाहाबाद में जो लगता है ये गंगा, यमुना और देखो सरस्वती है नहीं, लेकिन बस मानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है यहाँ, तो आप लिख लें पौराणिक सरस्वती। पुराणों में जो लिखी हुई है उसकी बात करेंगे, पौराणिक सरस्वती। देखो है नहीं लेकिन लिखी हुई है पुराणों में कि हाँ यहाँ तीनों का संगम है और पौराणिक सरस्वती की धार अंदर नीचे जमीन में बह रही है, गंगा यमुना के जल के नीचे वो दिखाई नहीं देती, ऐसा माना जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी, गोदावरी नदी, क्षिप्रा नदी। तो 4 स्थानों पर मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती तीनों के संगम पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, ये जो मेला लगते हैं सभी कुंभ के मेला ये एक एक महीने के लिए लगते हैं, ये एक एक महीने के लिए लगते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे साधु आते हैं, नदियों में स्नान किया जाता है। और एक मिनट, वन मिनट प्लीज। हाँ आइए, जो हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है गंगा नदी के किनारे, और ये लगता है गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे और यहाँ नासिक नदी के किनारे। तो ढेर सारे साधु हैं जो यहाँ आते हैं और इन नदियों में स्नान करने के बाद अपने इष्टों की पूजा करते हैं। और यहाँ स्नानों का एक समय होता है, मुहूर्त निकलता है कि किस दिन का स्नान शुभ है। तो बेसिकली जो मेला लगते हैं ये लगता है हर 12 साल पर, हर 12 साल पर। जैसे हरिद्वार में लगा, हरिद्वार में लगा मान लो, मतलब हर जगह 12 साल बाद लगता है। ये भी जैसे मान लो कि ये 2010 में लगा, एक डाटा ले रहे हैं, तो आगे जो लगेगा वो फिर 2022 में लगेगा, तो 12 साल बाद लगेगा। यहाँ भी 12 साल बाद लगेगा, यहाँ भी 12 साल बाद लगेगा, यहाँ भी 12 साल बाद लगेगा, और यहाँ भी 12 साल ही बाद लगेगा। लेकिन जब 12-12 साल बाद लगते हैं ये, तो इनमें एक क्रम रहता है। क्रम ये रहता है कि 2 मेलों के बीच का अंतर, 2 मेलों के बीच का अंतर 3 वर्ष रहता है। 3 वर्ष इसके और इसके बीच का अंतर है, 3 वर्ष इसके और इसके बीच का अंतर है, 3 वर्ष इसके और इसके बीच का अंतर है, और 3 वर्ष नासिक और हरिद्वार के बीच का अंतर है। इसलिए ये 12 वर्ष ही बाद आता है। मतलब जैसे मानो, एक मैं आपको डाटा लेके बता देता हूँ, ऐसे समझते हैं। जैसे हरिद्वार में लगा 2010 में, तो फिर इलाहाबाद में लगेगा 2013 में, फिर लगेगा उज्जैन में 2016 में, और नासिक में लगेगा 2019 में, और फिर दोबारा से हरिद्वार आ जाएगा तो 2022 में। ठीक है, 3-3 वर्ष के वेरिएशन से ये मेला लगते हैं। लेकिन जब स्थान की बात करेंगे हम, तो एक ही स्थान पर ये 12 वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष बाद लगता है। इन 2 मेलों की एक खासियत है अपने आप में, इन 2 मेलों की एक खासियत है कि जब सूर्य अपनी एक ज्योतिष स्थिति देखी जाती है सूर्य की, कि सूर्य अपने किस स्थिति में है, ज्योतिष के अनुसार जब ये अच्छी स्थिति में होता है तब ही इस मेला का शुरुआत मानी जाती है। इसलिए इन दोनों मेलाओं को सिंहस्थ मेला भी कहते हैं, सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, इन दोनों को नहीं कहते, इन दोनों को सिंहस्थ मेला के नाम से जाना जाता है।
और इन दोनों की भी अपनी एक विशेषता है। ये दोनों लगते 12-12 साल बाद हैं, लेकिन यहाँ हर 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है। अर्धकुंभ लगता है हरिद्वार में और इलाहाबाद में 6-6 साल बाद। अर्धकुंभ मतलब 12 साल का आधा, ये 6 वर्ष बाद लगता है। तो अर्धकुंभ लगता है हरिद्वार और इलाहाबाद में। और उज्जैन और नासिक को, जो नासिक का जो कुंभ का मेला है उसको सिंहस्थ मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य अपनी ज्योतिष दिशा में कहाँ हैं उस हिसाब से, और वो भी सिंह जो राशि है, सिंह राशि को भी ये देखते हैं। तो सिंह राशि भी इससे ही संबंधित है। तो एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। कुंभ का मेला यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंच है या सम्मेलन है या मेला है। 4 स्थानों पर ये लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार में ये गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में ये गंगा यमुना पौराणिक सरस्वती के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। और 12 साल बाद लगता है एक स्थान पर, और सभी में 3-3 वर्ष का अंतर से ये लगते हैं। हरिद्वार और इलाहाबाद में ये अर्धकुंभ भी लगता है हर 6 वर्ष बाद, और उज्जैन और नासिक में जो मेला लगते हैं उनको सिंह स्तंभ मेला कहते हैं, क्योंकि यह सिंह राशि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भारत के जो महत्वपूर्ण मेले थे आज हमने उन पर चर्चा की। और यदि आपको ये पसंद आई हो क्लास, तो क्लास को लाइक करें, आप शेयर करें, अपने जो भाई बहन हैं उन तक पहुंचाएं, आपके जो दोस्त हैं क्लास को उस तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों से भी बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।